वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से C3 इंस्टीट्यूट में। तो आप लोगों को मैं जो करवा रहा हूं आपको भी पता है, और जो हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए अकाउंट का जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है। आज मैं इसको आपको बस थ्योरी पोर्शन तो कल लास्ट हो गया था, तो थोड़ा ये रिवाइज करके फिर आज आपके लिए जो सीधा सम होगा वो आपको आज मैं सम करवाऊंगा। और आज आपके लिए रिकंस्ट्रक्शन का आखिरी टॉपिक रहेगा। कोई भी अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है, और साथ ही साथ मुझे ये भी बता सकता है कि भी उसका सम हुआ या नहीं हुआ, या उसे समझ में नहीं आया। तो आपको मैं आज सम करने की बिल्कुल आसान सी ट्रिक्स बताऊंगा। उस ट्रिक्स के अंदर आप ये देखोगे कि भी आपका सम कितनी जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है या खत्म हो रहा है। पेपर में 15 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, तो वो आप जल्दी से जल्दी कर लोगे। क्योंकि आपको कल मैं स्टार्टिंग में जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यूनिट 1 के अंदर आपके दो चैप्टर हैं, अमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, समझ रहे हैं। तो आपको ये भी कहा था कि हर यूनिट में से आपको दो, कम से कम एक तो करना ही होगा, है ना। और एक यूनिट में से किसी भी आपको जो आसान लगे आप उसमें से दो भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको हर यूनिट में से एक करना पड़ेगा। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक आपको जो मैं थ्योरी इतने टाइम से समझा रहा हूं 2 दिनों से, तो वो चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। उस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आज हम वो पूरा का पूरा सम आपको मैं करके दिखाऊंगा। फिर आपको ये लगेगा कि भी हाँ, इसका सम ये काफी आसान था। आगे से कितनी भी मुश्किलें हो सम के अंदर, सिर्फ जो चीज मैं आपको बताऊं, जो आपको कंडीशंस उस सम से रिलेटेड यानी इस चैप्टर की बताऊं आपको सिर्फ उसको फॉलो ही करना है। फॉलो करने के बाद चैप्टर का ये सम से किसी की बुक से कहीं भी पेपर में आपके पास आ जाए, आप आसानी से कर पाते हो, ठीक है। तो हम काम शुरू करते हैं। हमारा वर्क आगे है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपको पता ही है। तो उसके बाद आज हम करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर अंडर द 3 केसेस। जो भी इनकी लेखांकन विधि यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की लेखांकन विधि होती है, उसको करने के लिए हमारे पास 3 केस होते हैं। यहां आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। तीसरा केस वो मैं आपको प्रैक्टिकल सम के अंदर ही बताऊंगा कि उसको यूज कैसे करना है ना। चलिए, तो रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर मतलब क्या होगा कि जो आपने अनपेड का मतलब समझते हैं, जो अभी तक पेमेंट नहीं किया गया, जो अभी तक चुकाया नहीं गया, उन शेयर की अमाउंट की लायबिलिटी। अब वो तो कंपनी की लायबिलिटी हुई ना कि भी उन्होंने वो पैसा अभी तक चुकाया नहीं है, तो वो कंपनी की लायबिलिटी है, उसको कम करना, उसको कम करना। तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इसी लाइन को देखना है, रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और प्रैक्टिकल अमाउंट्स का तो आप लिख ही पाते हो, उसमें इंग्लिश हिंदी का चक्कर ही नहीं है। तो रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, इसकी एंट्री वही होगी जो आपको कल मैंने करवाई थी, जहां पे मैंने आपको ये करवाया था अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर आपके 4 टॉपिक थे, जिसमें से 2 टॉपिक आपके कौन कौन से थे। एक तो था कंसोलिडेशन, एकीकरण करना, और एक था सब डिवीजन, उप विभाजन करना, या तो उनको बढ़ाओ या फिर उनको घटाओ। तो रिड्यूस की बात यहां कर रहा है, तो रिड्यूस का मतलब होता है लायबिलिटी का भुगतान करना, और लायबिलिटी का जो भुगतान है वो एक साथ नहीं होता, वो किस्तों में होता है। इसलिए यहां पे कंसोलिडेशन यूज नहीं करेंगे, हम यहां पे सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल की एंट्री का यूज करेंगे। जो एंट्री आप लोगों ने कल की थी वो आप लोगों ने नोटिस भी की होगी और याद भी की होगी, और उसकी एंट्री एक ही होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ऊपर 100 रुपए लिखवाया था, नीचे 10 रुपए लिखवाया था। क्वेश्चन में कितना भी आ सकता है, सिर्फ आपसे पास ये लाइन लिखी हुई आ जाए, रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। क्वेश्चन के अंदर नीचे एडजस्टमेंट में अगर ये लाइन लिखी हुई आ गई तो आपको एक ही बात लिखनी है, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल। इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है प्रेफरेंस, लेकिन आपको बताया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, सारा का सारा इक्विटी पे चलता है, समझ रहे हैं। चलिए सेकंड टॉपिक की हम बात करते हैं, रिटर्न पेड ऑफ कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको हमें क्या करना है, पेड अप कैपिटल जो है वो वापस कर देनी है। अगर ये लाइन लिखी हुई आ जाए तो आप एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर टू बैंक।
कोई भी पेमेंट करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो बैंक हमेशा क्रेडिट होता है। पेमेंट के लिए बैंक यूज होता है और बैंक क्या होता है, क्रेडिट होता है। बात समझ में आई? तो रिटर्न पेड ऑफ कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसके अंदर आप एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर। पहले ये एंट्री इसलिए होती है क्योंकि पहले वो अमाउंट दिखाई जाती है, समझ रहे हैं? पहले ये अमाउंट इसमें दिखाई जाएगी कि कितना वो उसको रिटर्न करने वाला है। फिर शेयर होल्डर टू बैंक, बैंक क्रेडिट किया, पेमेंट किसको करनी है, शेयर होल्डर को, तो इसको उठा के या डेबिट में लिख देंगे। ये है रिटर्न पेड ऑफ कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, उसके बाद आपका तीसरा जो इसका टॉपिक है, मैंने कहा था यहां 3 केसेस की बात हुई थी। 3 केसेस के अंदर आपको मैंने बोला था, एक तो रिड्यूस है, दूसरा रिटर्न है, और तीसरा है कैंसिलेशन, है ना। कैंसिलेशन को हम कहते हैं रद्द करना। तो पेड ऑफ कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर की है वो रद्द कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर कोई भी प्रीवियस लॉसेस है वो कंपनी के पूरे नहीं हो रहे, है ना, लॉस नहीं हो रहे और उनकी एसेट कम है और खर्चे एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस बेफालतू के बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा ही बढ़ रहे हैं, तो उनको कैंसिल करने के लिए हम जो अब सम के अंदर यूज करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। ओके, तो अभी आप लोग ये नोट कीजिए, 2 मिनट के अंदर अंदर हम फिर से आते हैं, फिर आपके लिए मैं प्रैक्टिकल सम लेकर आता हूं, उसके अंदर आप आराम से ये चीज समझ जाओगे कि कैंसिलेशन के अंदर क्या होता है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आप लोगों तक आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहे और दोस्तों के साथ भी अपनी नॉलेज को आप शेयर कर सको, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपके पास 2 मिनट में आया, इतने आप ये उतार लीजिए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि जो आपको भी बताया गया है। अब आपके आगे ये आपको दिखाई दे रहा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ये सम है, और ये इसकी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं 4। इनको करना कैसे है, करना आपको मैंने यही बताया था कि जो तीसरा टॉपिक है 3 केसेस है, कैंसिलेशन। ये कैंसिलेशन करने का तरीका होता है कि वो कैंसिलेशन करता है सिर्फ एक ही मेथड से, रिकंस्ट्रक्शन मेथड से, समझ रहे हैं? तो रिकंस्ट्रक्शन मेथड से अगर इसको कैंसिल करना चाहते हैं वो, ओके, तो वो क्या करते हैं, जितने भी लॉस प्रॉफिट हैं, जितने भी हैं, वो रिकंस्ट्रक्शन के द्वारा पूरे किए जाते हैं। आप लोगों ने +1 से आप पढ़ते आए हो कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी इनकम होती हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट या क्रेडिट के अंदर ट्रांसफर करके उसे पूरा कर दिया जाता है। कंपनी ऐसा ही करती है। लेकिन ये रिकंस्ट्रक्शन के केस के अंदर क्या होता है, जब भी कंपनी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का निर्माण करती है, बनाती है, ठीक है, उसकी जर्नल एंट्रियां करती है, तो जितने भी लॉस प्रॉफिट हैं, यहां तक कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लॉस का भी रिकंस्ट्रक्शन में ट्रीटमेंट किया जाता है, समझे? अब आपको मैं सम करवाता हूं, आपको सम के अंदर ये सब समझ में आएगा। आप ये सम देख रहे हैं, ठीक है, जिसके पास बुक है वो बुक में भी देख सकता है, ओके, और नहीं है तो यहां ध्यान दीजिए। अगर ये सम आपको समझ में आया कि मैंने कैसे करवाया, आप इसको देखोगे, समझ रहे ना, आप अगर इन समों को देखोगे तो आपको सभी समझ में आएगा कि हाँ भी ये सम बहुत आसान था और आपके लिए भी काफी इजी है। तो बिल्कुल आपको मैं सम करने की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं, समझ रहे हैं? रिकंस्ट्रक्शन अगर आपको करना है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अब चाहे आपकी बुक के अंदर चाहे 15 सम हो, चाहे 14 हो, चाहे 10 हो, चाहे 6 हो, आप आसानी से इन चीजों को जल्दी कवर कर पाओगे, ठीक है। आज हमारा ये चैप्टर आखिरी है, रिकंस्ट्रक्शन। कल हम शुरू करेंगे होल्डिंग कंपनी, ओके, होल्डिंग शुरू करेंगे, वो कल की बात है। आज हम इस पे आते हैं, सुनिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है शेयर कैपिटल, इक्विटी, लायबिलिटी, शेयर कैपिटल। यहां आप सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये चीज की होती है कि आपके पास जो इक्विटी शेयर हैं, ये रुपीस होते हैं और ये शेयर हैं, समझ रहे हैं ना? ये प्रेफरेंस शेयर है और ये उसकी अमाउंट है। 5% डिवेंचर है, 1 लाख है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000 है, क्रेडिटर है 1 लाख रुपए है। एसेट्स में ये आपको दे रखी है। अब ये तो है बिल्कुल सिंपल सा सम, ये आपका क्या है, सिंपल सा सम है। लेकिन जब आपके पेपर में सम आता है तो बैलेंस शीट को वो बहुत बारीकी से सब कुछ उसमें लिखता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, शेयर होल्डर फंड,
समझ रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, अब आप ये सोच रहे हो कि हम उन आइटमों की पहचान कैसे करें कि भी हमारे लिए आसान हो जाए कि भी नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है और करंट लायबिलिटी कौन सी होती है। तो आप मेरी वीडियो में जाइए, मेरे चैनल के अंदर जाइए, उस चैनल के अंदर आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट में बैलेंस शीट का परफॉर्मा पूरा मिलेगा। ठीक है, तो आप उस बैलेंस शीट के परफॉर्मे को ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही शेप में आपको वो बैलेंस शीट का परफॉर्मा मिलेगा, जिससे आपको उन आइटमों की भी पहचान होती रहेगी। समझ रहे हैं। और अगर किसी को शेयर कैपिटल, शेयर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसका परफॉर्मा भी चैनल के अंदर अपलोड किया जा चुका है, जो आप देखते रहिए, ताकि आपको शेयर मार्केट वाले चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसके ये चैप्टर है शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर, है ना, ये जीजे यूनिवर्सिटी वालों बच्चों के लिए है, उनके अंदर इश्यू ऑफ शेयर आता है, तो मैंने उनके लिए भी इश्यू ऑफ शेयर का परफॉर्मा, एंट्रियां और उसके साथ साथ उसको बताने का तरीका, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर फीचर, वो सब मैंने उसमें आपको डिटेल्ड बता रखा है। तो आप चैनल में जाकर मेरी दूसरी वीडियो को भी देख सकते हैं। उन वीडियो को आप देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि भी हाँ, इश्यू ऑफ शेयर काफी आसान था। अब हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आपको मैंने बोला था कि आपको नोटिस करना है कि शेयर की अमाउंट ये है, रुपए, शेयर ये है, रुपीज ये है, शेयर ये है, रुपीज ये है, कितने भी हो, एसेट, लायबिलिटी, ये सब कुछ मिलेगा, आपको मिलेगा ना। तो आपके पास ये 4 एडजस्टमेंट क्वेश्चन के बाहर आई हुई है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात आपको मैं आज बताने जा रहा हूं, तो सुनिए, बिल्कुल आसान सा केस है। अगर 4 बातें याद रखना, अगर आपकी एसेट डिक्रीज हो रही हो, एसेट क्या हो रही हो, डिक्रीज, तो रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करोगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। अगर आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट करोगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। लायबिलिटी में उल्टा है, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है देन रिकंस्ट्रक्शन उल्टा कर दो, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट कर दो, रिकंस्ट्रक्शन क्या कर दो, डेबिट करेंगे। और नंबर 4, अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट कर दो। रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट कर दो। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। हाँ जी, तो यहां तक समझ में आया। मैं ये इरेज कर दूं क्योंकि मुझे अभी इनकी एंट्रियां भी करनी है आपके लिए, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, पहली एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 75, ऑर्डिनरी शेयर टू 37 रुपए 50 पैसे, 37 रुपीज 50 पैसे। तो इसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं, एंट्री केवल उन्हीं की करोगे जो आपको बाहर अंदर दोनों जगह दे रखा हो, बाहर और अंदर दोनों जगह दे रखा हो। और एंट्री को जो इन्होंने लिखा है वहीं से शुरू करोगे। इन्होंने एंट्री को क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस का है ना, तो एंट्री को प्रेफरेंस शेयर से ही शुरू करोगे। जो पहली एडजस्टमेंट है आप वहीं से करोगे। अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है तो डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज, ये एडजस्टमेंट आपको दे रखी है। अगर ये तीसरी एडजस्टमेंट पहले नंबर पे हो तो रूल के हिसाब से चलिए, एसेट आ गई, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी एसेट है, उसे डेप्रिशिएट करना है। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपकी एसेट डिक्रीज है तो रिकंस्ट्रक्शन क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो अब आप ये देखिए कि यहां फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, अगर 1 नंबर पे होती और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको पहले नंबर पे दे देता तो एंट्री कहां से शुरू होती, रिकंस्ट्रक्शन से शुरू होती। कहां से शुरू होती, रिकंस्ट्रक्शन से शुरू होती। बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब मैं एक बार बैलेंस शीट इरेज कर दूं। इस बैलेंस शीट को इरेज करने के बाद फिर हम ये शुरू करेंगे सम को। बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, है ना, क्वेश्चन देख लिया होगा, तो इसमें लगभग जो भी चीजें आती रहेगी
तो ये सब आपको मैं बताता रहूंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है 245 का, समझ रहे हैं। तो अब हम एंट्री करेंगे जल्दी जल्दी इसकी, ठीक है। एंट्री करेंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर कट एंट्रियां करेंगे, ठीक है। अमाउंट का तो तुम्हें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी कितनी अमाउंट है, कितनी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री करने के लिए क्या होता है आपका, यहां आप जर्नल एंट्री करेंगे, है ना। रूल सबको पता ही है। यहां डेबिट होता है, यहां क्रेडिट होता है, यहां डेट का कॉलम होता है, यहां पार्टिकुलर्स का कॉलम होता है, ठीक है। और यहां आपका एलएफ होता है ना। चलिए सबसे पहले एंट्री करते हैं। ये देखिए, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 75, ऑर्डिनरी शेयर टू 37.50। अब कई बच्चों को ये ध्यान नहीं आ रहा कि भी हमें इनको लिखना कैसे है, समझ रहे हैं ना, इनको लिखना कैसे है। तो बिल्कुल आपको सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। देखिए, आप माइंड में ये मत कीजिए कि भी कोई चीज घट रही है या बढ़ रही है। देखिए, यहां रिड्यूस शब्द का यूज हुआ है, तो इसका मतलब तो आप समझ गए कि घटना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अमाउंट कैसे और कितनी लिखनी है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो आपको यहां प्रेफरेंस शेयर दिखाई दे रहे हैं, एंट्री उसी से शुरू करो। सबसे पहले आप यहां लिखोगे जो आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। ये एलएफ हटा देते हैं यहां से, क्योंकि अपनी इन एंट्रियों में एलएफ का कोई काम नहीं है। सिंपल सी एंट्रियां करेंगे हम, है ना, सिंपल सी एंट्री करेंगे। तो सिंपल सी एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो ये डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बिल्कुल एज इट इज लिखना है, कोई बदलाव नहीं है एंट्री के अंदर, टू शेयर कैपिटल। अब बात करते हैं अंदर की। आपने अंदर देखे होंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके अंदर 4000 है, 4 लाख रुपए हैं, जिनकी वैल्यू है 100 रुपए ईच। कितनी है? 100 रुपए ईच। यहां प्रेफरेंस शेयर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 75। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने ऊपर लिखा, उसमें तो आप लिखोगे 4 लाख, पूरा का पूरा बैलेंस शीट वाला एज इट इज उठा के लिख दो। लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कम ज्यादा कहां हुआ था। प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 75 रुपीज, 75 रुपीज आ गया। तो आपको क्या करना है, शेयर को रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। याद है ना, एक आपके लिए फॉर्मूला था, शेयर इज इक्वल टू कैपिटल बाय रेट। कैपिटल निकालनी है, शेयर को रेट से मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो शेयर इंटू रेट, शेयर कितने आपके 4000, रेट कितना है यहाँ पे 75, तो कितना आएगा 3 लाख। कितना आएगा 3 लाख। अब 1 लाख की कमी रह गई। मैंने क्या बोला था, अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चा, क्रेडिट होता है। तो यहां पे आप लिखोगे टू रिकंस्ट्रक्शन, क्या लिखोगे, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कितने रुपए लिखोगे, 1 लाख रुपए लिखोगे। समझ में आया सभी को? अब सुनिए डिफरेंस का क्या रूल होता है। यहां पे देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है, हिंदी में तो इसको क्या कहते हैं, यहां तक, और इंग्लिश में टू। आपको सिर्फ इतना ही नोटिस करना है, अंदर और बाहर। अंदर 100 रुपए था, फेस वैल्यू कितनी थी 100, बाहर कितनी है 75, उनके बीच में यहां 2 आया हुआ है। क्या आया हुआ है 2। अगर 2 आया तो डिफरेंस रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, डिफरेंस रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। बात समझ में आई ना? याद रखना मेरी बात को, ये रूल होता है इनके, क्योंकि कई बार बच्चे अमाउंट को ऊपर नीचे लिख देते हैं और बैलेंस शीट गलत कराते हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको सिर्फ इतना ही करना है, जहां आपको अंदर और बाहर सम के अंदर मैचिंग करनी है, 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया, तो डिफरेंस लेना है और वो रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। डिफरेंस कहां जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। अंदर 100 रुपए फेस वैल्यू है, बाहर है 75, 2 आ गया तो डिफरेंस जाएगा। डिफरेंस कितना है 25 रिकंस्ट्रक्शन में चला गया। शेयर 4 लाख थे, समझ में आई बात? ये अगला है ऑर्डिनरी शेयर 37.50, 2 आ गया, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कहां जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में। दूसरी बात, ऑर्डिनरी शेयर कौन से होते हैं, प्रेफरेंस के अलावा बैलेंस शीट के अंदर, यहां प्रेफरेंस हो गया, प्रेफरेंस का काम खत्म।
बैलेंस शीट के अंदर प्रेफरेंस शेयर के अलावा कोई भी शेयर बचे, इक्विटी या कोई भी और शेयर आपको दिखाई दे रहे हो, इक्विटी होता है, उसके अलावा तो क्या होगा, वो ऑर्डिनरी शेयर होंगे। क्या होंगे? ऑर्डिनरी। एंट्री सेम रहेगी। क्या लिखोगे? बस नाम बदल दो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन। समझ रहे हैं? अब मैंने क्या बोला था, जो 2 आ गया तो डिफरेंस रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। अब अंदर 100 रुपए है, बाहर है 37 रुपए 50 पैसे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 62.50 जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, शेयर के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देनी है। अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कितने की है? 2 लाख रुपए। कितने की है? 2 लाख रुपए। 2 लाख को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये आपका आएगा 5 दूनी 10, 75,000। कितना आएगा? 75,000। रिकंस्ट्रक्शन में 125 गया, रिकंस्ट्रक्शन में आपका 125 गया। ठीक है, ओके। तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है ना? हो सकता है क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर दिया गया हो, रकम को उल्टा नीचा कर दिया गया हो, बट आपको ये समझाने के लिए मैंने लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर आपके मान लो 2,000 है, 4,000 है, इक्विटी आपके 4,000 है, 2,000 है, वो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? लेकिन करने का तरीका बता रहा हूं आपको, करने का आपको तरीका बता रहा हूं कि इनको करना कैसे है। प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस आ जाए तो एंट्री क्या करनी है? प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कल करवाया था ना आपको वो टॉपिक, सब डिवीजन और कोऑर्डिनेशन वाला। कोऑर्डिनेशन नहीं था वो, एकीकरण, एकीकरण, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन था ना, तो वो सब था। 2 आ जाए तो डिफरेंस लेना है। अब चाहिए यहां एक प्रेफरेंस हो, चाहिए यहां ऑर्डिनरी लिखा हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले दे रखा है उसी को शुरू करोगे। समझे? आगे चलते हैं। आपके जो डिवेंचर होल्डर थे, डिवेंचर होल्डर थे, उन्होंने स्टॉक बुक डेब्ट्स फुल सेटिस्फिकेशन में ले लिए। तो आप एक बात देखिए, अंदर आपके डिवेंचर यानी लोन दे रखा होगा, नॉन करंट लायबिलिटी। क्या दे रखी होगी? नॉन करंट लायबिलिटी। वो कितने की है? 1 लाख रुपए की। कितने की? 1 लाख की। तो डिवेंचर क्या लिखोगे यहां पे? डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। एक तो 2 उसने ले लिया इक्विटी स्टॉक। क्या ले लिया? इक्विटी स्टॉक। और 2 बुक डेप्ट। बुक डेप्ट को क्या कहते हो बच्चा? डेटर। क्या कहते हो? डेटर। तो डिवेंचर आपके 1 लाख के थे, स्टॉक आपका कितने का ले लिया उसने? 40 का। डेटर कितने के ले लिए? 50 की। कितने की कमी रहेगी? 10,000 की। कौन पूरी करेगा? रिकंस्ट्रक्शन पूरी करेगा। समझ में आ गया ना अब तो आप लोगों को? कौन पूरी करेगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट उसको पूरा करेगा। और मैंने आपको बोला भी था, अगर आपकी लायबिलिटी घट रही है, लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट होता है। यहां 1 लाख से लायबिलिटी आपकी 90,000 घट चुकी है, क्योंकि 90,000 का काम खत्म, 10 रह गया, 10,000 को रिकंस्ट्रक्शन में डाल दिया। ये हो गया पहली एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट अब बात करते हैं तीसरी एडजस्टमेंट और चौथी की। तीसरी और चौथी एडजस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आप ये देखिए, सबसे पहले चौथी कीजिए। इंक्रीज है एसेट का फायदा, एसेट इंक्रीज है तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कितने रुपए से? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 50,000। अब यहां 50 ही क्यों लिखे मैंने? डिफरेंस क्यों नहीं लिया? वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, यही बीच में समों के बीच की शॉर्टकट है। ये 4 बातें तो याद रखना। देखिए यहां 2 था तो मैंने बोला था डिफरेंस लेना है। यहां बय आ गया, बय को हिंदी में हम कहते हैं से। ठीक है, 2 को हिंदी में हम कहते हैं तक। बय आ गया तो फुल अमाउंट लोगे, कोई डिफरेंस नहीं लोगे। ठीक है, इंक्रीज है तो बड़ा है और डिक्रीज है तो घटा है। अगर बाय आ गया तो फुल अमाउंट आएगी, 2 आ जाए तो डिफरेंस आएगा, बाकी तुम्हें कोई सिरदर्दी नहीं। क्लियर? अब लास्ट एडजस्टमेंट है तीसरी। तीसरी एडजस्टमेंट में ये कहता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज डेप्रिशिएट 50%। जो आपकी अंदर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखी है वो 50% घट गई। घट गई, एसेट घटी है,
एसेट अगर आपकी घट रही है तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहां पे आप लिखोगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बात समझ में आई। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50% घटा देंगे। साथ ही साथ अब आपको उन आइटमों को भी यहां लिखना है जिनकी ट्रीटमेंट नहीं हुई, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एसेट सारी खत्म होती है। सेकंड नंबर पे आपको यहां कौन सी लेनी है, सारी इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कोई भी इंटेंजिबल एसेट जितनी भी है। मैं आपको बोला था चैनल के अंदर आप जाइए, वीडियो देखिए, उसके अंदर बैलेंस शीट का आपको शॉर्ट्स में या कहीं भी आपको परफॉर्मा जरूर मिलेगा। उस बैलेंस शीट से आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है एक तो गुडविल, क्या दे रखा है, गुडविल ये दे रखा है। उसके बाद यहां तीसरे नंबर पे आप क्या लोगे, तीसरे नंबर पे लोगे कोई भी क्वेश्चन के अंदर नुकसान दे रखा है। क्या दे रखा है, नुकसान। तो कौन सा दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब कई ये सोच रहे हैं कि यहां सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो आपने क्रेडिट किया, एसेट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। तो याद रखना जो प्रॉफिट एंड लॉस एसेट में होता है वो लॉस होता है, ठीक है, और लायबिलिटी में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपका फायदा होता है। क्या होता है, फायदा होता है। यहां तक बात समझ में आई। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, मैंने बोला था एसेट अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा, डेबिट। तो रिकंस्ट्रक्शन मैंने डेबिट किया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी डेप्रिशिएट हो गई तो वो मैंने डेप्रिशिएट क्रेडिट किया। इंटेंजिबल एसेट कोई भी क्वेश्चन में दे रखी है वो यहां लिख दोगे, और कोई भी लॉस है वो यहां लिख दोगे। ओके, एक बार यहां तक उतारिए आप, फिर उसके बाद हम आगे के अमाउंट का काम करते हैं इसमें। हाँ जी स्टूडेंट्स, समझ में आई बात ये। अब आपको पता है कि आपकी जो गुडविल अंदर दे रखी है वो 15 की 15 लिख दो, एंड प्रॉफिट एंड लॉस है वो 245 लिख दो। समझ रहे हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपके अंदर देखोगे कितनी है, 2 लाख है। 50% डेप्रिशिएट, 50% आपका ही होता है, तो 1 लाख रुपए यहां पे आ गया आपका, आ गया। तो रिकंस्ट्रक्शन में कितने का लिखोगे, 360। कितने का लिखोगे, 360। समझ में आया। आई होप आपको सम बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। जो आप लोग खुद निकाल के प्रैक्टिस करते हो, देखते ही आप कई बार क्या करते हैं, बुक्स की थ्योरी पढ़ी, फिर पहला सम जैसे आप ओपन करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये सम तो थोड़ा अजीब सा है, ये आइटम में तो समझ में आ गई, ये भाई वैल्यू घटाई हुई लिख दी, बढ़ाई हुई लिख दी, बट इसको कैसे किया जाए, ये चीज कैसी हुई है ये, क्योंकि इसके बारे में तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिखाता ही नहीं ना। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं। सबसे पहले जो आपको एडजस्टमेंट दे रखी है वो पहले आप नंबर पे लिखोगे 2 आ जाए तो डिफरेंस रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर करोगे, और बाय आ जाए तो फुल अमाउंट रिकंस्ट्रक्शन में लिखोगे। अब रिकंस्ट्रक्शन डेबिट है या क्रेडिट, वो इन चारों रूल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एसेट डिक्रीज है तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा, डेबिट होगा। एसेट अगर इंक्रीज है तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा, क्रेडिट होगा। लायबिलिटी अगर इंक्रीज है तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा, डेबिट होगा। और लायबिलिटी अगर डिक्रीज है तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, प्रेफरेंस शेयर का काम हो गया, ऑर्डिनरी यानी इक्विटी का काम हो गया। यहां अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है, सब मेरे को ध्यान नहीं है, तो आप लोग बुक में से देख लेना, सम समझ में आना चाहिए। अमाउंट पेपर में तो इससे भी अलग अलग आएगी। चलिए, फिर उसके बाद तीसरी एडजस्ट दूसरी थी डिवेंचर होल्डर जो आपके थे, उसने स्टॉक और बुक डेप्ट ले लिया, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, ठीक है। डिवेंचर होल्डर्स आना था, बाकी जहां भी आप देख लेना बुक में, अगर होल्डर है तो आप डिवेंचर होल्डर लगाओगे, अगर डिवेंचर है तो डिवेंचर लगाओगे। इक्विटी स्टॉक डेटर्स और डिफरेंस रिकंस्ट्रक्शन में। प्लांट एंड मशीनरी टू रिकंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन के अंदर बचा हुआ बैलेंस आपको देखना है कि आपका बचा हुआ बैलेंस क्या आया। तो आपको यही देखना है, एक तो इंटेंजिबल एसेट, कोई भी लॉस, कोई भी खर्चा अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है और उसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो रिकंस्ट्रक्शन उसको पूरा करेगा। क्या करेगा, पूरा करेगा। बात समझ में आई आप लोगों को, बात समझ में आई। अगर कोई बच्चा चाहता है कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना है तो वो बना सकता है। रूल एक ही है, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। और दूसरी बात, अमाउंट जो अकाउंट बना रहे हो, अमाउंट उसी के आगे वाली आएगी। नाम किसी का भी लिखो, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, जिसका नाम होता है उसकी अमाउंट नहीं आती। तो रिकंस्ट्रक्शन है, रिकंस्ट्रक्शन में ये आपके कितने हैं, 1 लाख रुपए, ये कितने हैं, 1.25 क्रेडिट हो गया, 1.25।
यहाँ रिकंस्ट्रक्शन कितना है आपका 1 लाख, सॉरी 10,000, कितना है 10,000, और यहाँ कितना है 50,000, 50 और 10 60, 1 25 और 10 1 35, 1 35 है ना, 1 35, 10 1 45, नहीं 2 25, 2 25 और 60, ये 1 लाख है और ये 1 25 है, कितने हुए 2 25, 2 25 में 10,000, ये कितने हुए 2 35, 2 35 में 50,000, ये कितने हुए 2 25 में 50,000 और जोड़ोगे तो हुए 275, कितने हुए 275, लेकिन आपके पास रिकंस्ट्रक्शन कितना है 360। तो याद रखना एक लास्ट एंट्री और होती है रिकंस्ट्रक्शन टू कैपिटल रिजर्व। क्या एंट्री होती है? रिकंस्ट्रक्शन टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री उसके लिए होती है जो रिकंस्ट्रक्शन के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में पूरा किया जाता है। कहां पूरा किया जाता है? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो इनका डिफरेंस है वो आप लिख सकते हो। दूसरी बात, आप अगर अकाउंट नहीं बनाना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बिल्कुल सिंपल सा करोगे, क्रेडिट को अलग जमा करो, डेबिट को अलग इकट्ठा करो और उनका डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ठीक है। और दूसरी बात, रिकंस्ट्रक्शन की डेबिट ही बड़ी आएगी, क्रेडिट बड़ी नहीं आती। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, बैलेंस शीट। ये आपकी जनरल एंट्री है। बैलेंस शीट में आपको क्या करना है? जो रिमेनिंग बैलेंस है वो लिखते रहो, रिकंस्ट्रक्शन की अमाउंट को छोड़ते रहो। समझ रहे हैं? शेयर कैपिटल, अब यहां पे आप देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी लिखेंगे 3 लाख, इक्विटी शेयर कितनी लिखेंगे 75, और ये डिवेंचर होल्डर ने टेक ओवर कर लिया था, इसका कोई रोल ही नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 से बढ़ी थी ना, तो अंदर प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी आपकी? अंदर आप मशीनरी की देख लो कितनी है, 2.5 लाख होनी चाहिए। एसेट के अंदर 3 लाख रुपए आ जाएंगे। समझ रहे हैं? और ये रिकंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो चुका है। बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटी इक्वल होगी। ओके, आज आपका रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक पूरा हुआ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। कुछ भी पूछना हो किसी भी टॉपिक में, अगर कोई भी लाइन में दिक्कत हो तो आप मुझे क्लियरली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भी हमें ये चीज समझ में नहीं आई, तो कल इसके बारे में दोबारा से बात कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दीजिए और उन्हें बताते रहिए। जय माता दी, गुड इवनिंग, टाटा, बाय बाय। ओके, टेक केयर।